Welcome to our online portal EduCam. I am Adarsh Rai and start the class. आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का रिवीजन, चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले हम सीखेंगे चेंज के बारे में। व्हाट इज चेंज? ट्रांसफॉर्मेशन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, दैट इज चेंज। किसी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होना क्या कहलाता है? किसी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर होना क्या कहलाता है? चेंज कहलाता है। अब जनरली ये जो चेंज होता है ये दो टाइप्स का होता है, एक होता है फिजिकल और दूसरा केमिकल। शाबाश, केमिकल। फिजिकल चेंज जो होता है वो होता है रिवर्सिबल प्रोसेस, और जो केमिकल चेंज होता है वो होता है इनरिवर्सिबल। ये हो गया रिवर्सिबल और ये हो गया इररिवर्सिबल। आगे हम ये सीखेंगे कि ये चेंज और आपका केमिकल रिएक्शन क्या आपस में एक जैसे हैं। जनरली ये जो चेंज है वो केमिकल स्पीसीज का चेंज अगर हम देखें, उन्हीं को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। यानी एक केमिकल स्पीसीज दूसरी केमिकल स्पीसीज में क्या हो जा रही है? ट्रांसफॉर्मेशन हो जा रहा है उनका, या ट्रांसफर हो जा रही है। तो जनरली केमिकल रिएक्शन अगर आप पढ़ना चाहोगे तो केमिकल रिएक्शन दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ chemical substance into another chemical substances। एक केमिकल सब्सटेंसेस से दूसरे केमिकल सब्सटेंस में क्या हो जाना? ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना, यही कहलाता है आपका केमिकल रिएक्शन। अब जरा समझते हैं कैसे हम ये सीख पाएंगे या जान पाएंगे कि हमारा केमिकल रिएक्शन हो चुका है, कंप्लीट हो गया है, इसकी कैसे हमको जानकारी मिलेगी। उनमें कई सारे फैक्टर होते हैं जो हम फैक्टर के ऊपर आज चर्चा करेंगे, वो एक पॉइंट ऑफ व्यू के साथ सीखेंगे, पॉइंट वाइज। पहला पॉइंट आता है स्टेट का चेंज होना, यानी कि स्टेट मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये आपकी होती है ना फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट अगर चेंज हो जाए तब हम अपने माइंडसेट में बैठा लेंगे कि अपना केमिकल रिएक्शन क्या हो गया भैया, कंप्लीट हो चुका है या केमिकल रिएक्शन ऑकर हो चुका है। क्या समझेंगे, किस तरीके से समझेंगे? जैसे आप ये समझो, आप H2 गैस लो और O2 गैस लो, इन दोनों गैसेस का रिएक्शन कराते हो जनरली तो ये बनता है H2O। H2 गैस है, O2 गैस है, चेंज किस में हो गई? लिक्विड में। जब हमको ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगी लिक्विड की तब हम ये समझ जाएंगे कि हमारा केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो चुका है। आगे चलते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं इनको कि H2 गैस था, इनके साथ रिएक्ट हुआ O2 गैस और बन क्या गया आपका H2O, और वो किस फॉर्म में होता है? लिक्विड। तो पहला पॉइंट आता है फिजिकल स्टेट। दूसरे पॉइंट पे जब आप चलते हो तो वहां पे आता है टेम्परेचर। जनरली हम टेम्परेचर के बिहाफ पे, चेंज इन टेम्परेचर के बिहाफ पे हम क्या सीखेंगे कि किस तरीके से केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होता है। जनरली आप दो तरीके के समझोगे, एक समझोगे एंडोथर्मिक और दूसरा समझोगे एक्सोथर्मिक। ये क्या होता है आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप ये टेम्परेचर चेंज का फार्मूला अगर समझना चाहो तो आप CaO का रिएक्शन कराओ वाटर के साथ तो ये जनरली चेंज हो जाता है CaOH का होल ट्वाइस में। तो CaO जब H2O के साथ रिएक्ट करता है और ये बनाता है CaOH का होल ट्वाइस, तो इनके साथ साथ आपको क्या मिलती है? हीट मिलती है, जो एनर्जी की फॉर्म होती है। तो हीट मिलने की वजह से हम ये समझ पाते हैं कि इनका टेम्परेचर क्या हुआ होगा? चेंज हुआ होगा। हालांकि इनमें राइजेस होते हैं, बढ़ते हैं, वो चीजें आपको दिख रही होंगी। अगर प्रोडक्ट की तरफ होता है तो हम ये समझते हैं कि आपको हीट मिल रही है, और अगर यही हीट रिएक्टेंट की तरफ होती है तब हम ये समझते हैं कि हमको हीट उस रिएक्शन को प्रोसीड होने के लिए देना पड़ता है। क्लियर हो गई बातें? तीसरी चीज अगर चले हम फिजिकल स्टेट के बाद टेम्परेचर और उसके बाद हम चलेंगे कलर चेंज पे। तो चेंज इन कलर अगर आपको दिखने को मिल जाए तब भी आप ये चर्चा कर सकते हो कि यहां पे केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। एग्जांपल बड़ा प्यारा मिल जाएगा आपको, क्या कि आप Fe का रिएक्शन कराते हो सॉल्यूशन में
CuSO4। और ये जो सोल्यूशन होता है बच्चा वो किस कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। जनरली जब ये रिएक्शन करता है तो ये Fe क्या करता है, इनको डिस्प्लेस कर जाता है और बनाता है FeSO4। और ये जो सोल्यूशन है वो किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। और साथ में हमारा बनता है आपका Cu। तो ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है ये प्रोसीड होगा कैसे आप समझ पाओगे, जब ये ब्लू कलर टर्न हो जाए किस कलर में? ग्रीन कलर में, तब हम ये समझ जाएंगे कि हमारा जो रिएक्शन है वो प्रोसीड हो चुका है। क्लियर हो गई बातें? तो इस तरीके से हम समझते हैं अपने केमिकल रिएक्शन को। केमिकल रिएक्शन को एक एक्सप्लेनेशन देने के लिए, रिप्रेजेंटेशन करने के लिए जिस भी इक्वेशन की जरूरत पड़ती है हम उन्हें बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। तो जनरली यहां से आपको एक चीज समझ में आ सकती है कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो जनरली केमिकल इक्वेशन की चर्चा करोगे तो दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन और चेंज, कुछ भी बता सकते हो, यूजिंग सिंबल एंड फॉर्मूला। फॉर्मूला और सिंबल का यूज करके हम क्या बनाते हैं? एक रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं और वही केमिकल रिएक्शन को ओवरऑल बता देती है। लेकिन एक और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, इस केमिकल इक्वेशन को इंफॉर्मेटिव मतलब और ज्यादा जानकारी बनाने के लिए हम इनमें कई सारे टर्म का यूज करते हैं। जैसे हीट का, अगर आपको हीट देनी पड़ जाए तो हीट को जनरली किससे दिखाते हैं? ट्रायंगल जैसा होता है, डेल्टा से दिखाते हैं। तो जनरली हीट आप दिखा दो, उसके बाद आप फिजिकल स्टेट को बताओ। जैसे मैं यहां पे केमिकल इक्वेशन लिख रहा था तो यहां पे मैं फिजिकल स्टेट को डिनोट कर रहा था ना, तो आप थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन के लिए, बढ़ाने के लिए अच्छा दिख जाए ये, तो यहां पे आप किसका यूज कर सकते हो? फिजिकल स्टेट का यूज कर सकते हो। तीसरे जगह आपको हीट के बाद फिजिकल स्टेट हुआ, और फिजिकल स्टेट के साथ साथ अगर कोई इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल का मतलब हो गया कि अगर सिंबल के फॉर्म में लिखोगे या उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला के फॉर्म में लिखोगे। जैसे मान लो अगर कंपाउंड कोई आता है तो आप उसके नेम नहीं, उनको फार्मूला के भी आप पे लिखोगे, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे मान लो आपको मिल गया सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड नहीं लिखोगे आप, वहां क्या लिखोगे? H2SO4। तो इस तरीके से हम इंफॉर्मेटिव तरीके से सीख सकते हैं कि हमारा रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। अच्छा, सवाल नंबर 1 कि हमें क्या जरूरत है कि केमिकल इक्वेशन लिखने की। तो जनरली जो केमिकल इक्वेशन होता है ये एक लाइनअप होता है। आप 50 चीजें बोलने से बेहतर है कि आप एक चीजें लिख लो। आई बात समझ में? तो इस वजह से हम केमिकल इक्वेशन को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। और प्रायोरिटी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी है, यहां से एक क्वेश्चन आएगा, किसी भी सेट में आ सकता है। आई बात समझ में? तो बैलेंस करना भी इन्हें आप सीख सकते हो। तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन के लिए आप ये समझ सकते हो किस तरीके से बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए क्या करना होता है, आपको फॉर्मेट बनाने पड़ेंगे। आओ जरा सीख लेते हैं इनको रब करने के बाद। चलिए, आपको अगर मैं कहूं किसी भी केमिकल इक्वेशन को क्या करना हो, बैलेंस करना हो। बैलेंस करने के लिए एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन मैं मान लेता हूं Fe का रिएक्शन आपको कराना है H2O के साथ। Fe रिएक्ट विथ H2O, क्या बनाएगा गुरु? Fe3O4 और प्लस में क्या आ जाएगा? H2 हो जाएगा। आप यहां पे बस ध्यान से देखो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है। जनरली आपको इतना पता होगा कि जब हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो ये जो एरो है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपका क्या होता है? रिएक्टेंट होते हैं, और रिएक्टेंट के बाद राइट साइड में क्या होते हैं? प्रोडक्ट होते हैं। शाबाश। अब प्रोडक्ट की कहानी क्या है कि गुरु जब हम इक्वेशन लिखते हैं केमिकल इक्वेशन, उनमें 2 पॉइंट ऑफ व्यू को बड़े ध्यान से रखते हैं। पहला जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या है कि नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट। यानी रिएक्टेंट में जितने एटम होने चाहिए एज अ एलिमेंट फॉर्म में, एलिमेंट्री फॉर्म कोई भी हो सकती है, और उतने ही आपके प्रोडक्ट में भी होने चाहिए। आई बात समझ में? और दूसरा जो पॉइंट ऑफ व्यू इनका चलता है वो चलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है गुरु? कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट है, मास ऑफ
रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ये मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के क्या होता है, बराबर होता है। जनरली जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है वो क्या होता है, आप सभी ने सीखा होगा, नाइदर मास कैन बी क्रिएटेड नॉर, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो जनरली जो मास होता है आपका रिएक्टेंट का, वही मास कन्वर्ट हो जाता है किसमें, प्रोडक्ट में। यही तरीका है सीखने का केमिकल इक्वेशन को। अब इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, बैलेंस करने के लिए आपको यह समझाया जाता है कि यहां अगर एक Fe है और यहां 3 है, तो इस तरीके से हम इन्हें बैलेंस करेंगे कि दोनों साइड के जो Fe के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो आपको एक ट्रिक थोड़ी सी समझ में आनी चाहिए कि यहां देखो कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है, देख लेते हैं पहले रिएक्टेंट की तरफ कौन कौन से लोग हैं। Fe है, उसके साथ H है और O है। नंबर अगर डिसाइड किया जाए तो Fe 1 है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। अगर आप प्रोडक्ट की तरफ आओगे तो वहां पे क्या देखोगे, जो Fe है वो कितनी है, 3 और ऑक्सीजन 4 और हाइड्रोजन 2। आप देखा करो सबसे बड़ी डिजिट जो है वो कौन सी है, बड़ी डिजिट आपको कौन सी मिली, 4 ही है ना, पक्का। कहां 4, यहां पे 2 है और यहां पे 4 है। ये थोड़ी सी बातें ध्यान देना। तो 4 वाले के साथ आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाई 4। अब जनरली 4 का आप मल्टीप्लाई कर दिए तो जनरली यहां पे आपको मिला है ना आपका ऑक्सीजन, तो यहां पे आपको 4 का क्या करना पड़ेगा, आगे लिखना पड़ जाएगा। अब 4 अगर आप लिखे तो हाइड्रोजन इस टाइम कितना हो गया है, 4 2 जा 8। और ऐसी केस में हम हाइड्रोजन को कितना, ये 4 से अगर हो गए तो इनको भी क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 8 पे ये क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। जनरली अगर ये 8 पे बैलेंस हो रहे हैं तो इनका 4 से मल्टीप्लाई करना तय है। आगे चलते हैं, एक चीज यहां पे अनबैलेंस होगी, दैट इज Fe इधर कितनी है, 3 और यहां पे Fe कितनी, 1। ऐसी केस में यहां पे Fe को क्या कर लेंगे, बैलेंस। किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आओ जरा एक चीज सॉल्व अपने से कर लो। अगर आपको मैं दे दूं कि C6H12O6 और इनका हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन रिएक्शन करा रहे हैं, CO2 H2O, ये किस तरीके से आप बैलेंस करोगे। ये बैलेंस होते हैं जब O2 की प्रेजेंस में आते हैं, यही ना। कभी भी ग्लूकोज अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और साथ में आपको क्या देता है, एनर्जी देता है। साथ में क्या देता है, एनर्जी। इसको अगर आपको बैलेंस करना पड़े तो कैसे बैलेंस करोगे। यहां पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन क्या है, नंबर ऑफ कार्बन 6, नंबर ऑफ कार्बन 6। अगर कार्बन की बिहाफ पे बात करें, हाइड्रोजन कितने हैं, 12, ऑक्सीजन कितनी है, 6 एंड 2, दैट इज 8। ये रिएक्टेंट की साइड है। प्रोडक्ट की साइड अगर आप देखोगे कितनी है, 1 है, ऑक्सीजन 2 और 1 3 हो गई और हाइड्रोजन कितने हैं, 2 यानी 2 हो गए। अब यहां पे देखो सबसे ज्यादा जो चेंज आ रहा है वो कितने पे आ रहा है, 12 वाले पे आ रहा है, यही ना। अगर 12 वाले पे आ रहा है तो यहां पे 12 है तो इसकी वजह से इनको 12 करना पड़ेगा और यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, 6 लिखना पड़ेगा, यही ना। अब दूसरे नंबर पे अगर आपने यहां पे 6 वर्ड यूज कर दिया तो जनरली यहां पे ऑक्सीजन कितनी है, 6 और 2 कितनी है, 8, कितनी है, 8 है। और यहाँ पे कितना कार्बन है, 6 और यहाँ पे कार्बन इनविजिबल मिल रहा है क्योंकि ऑक्सीजन इसमें भी मिल रही है, इनमें भी मिल रही है। अगर हम यहाँ बैलेंस करेंगे वहां अनबैलेंस हो सकती है, तो हम ये फायदा देखते हैं कि कार्बन अगर 6 है, अगर मैं यहां लगा दूं 6 तो कार्बन तो बैलेंस हो जाएगा। ऐसी केस में हम 6 लगा देंगे और क्या हो जाएगा, कार्बन बैलेंस हो जाएगा। अब जरा देखते हैं क्या हमारी ऑक्सीजन बैलेंस है या नहीं बैलेंस है। अगर नहीं बैलेंस है तो इंडिविजुअल ऑक्सीजन मिली हुई है, हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। तो समझते हैं पहले कि ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है, 6 और टोटल रिएक्टेंट की साइड कितनी है, 6 एंड 12, तो कुल मिला के कितनी हो गई, 18। तो 18 करने के लिए यहां तो 6 है लेकिन 18 करने के लिए इन्हें 12 ऐड करना पड़ेगा, यानी 6 ऐड करोगे वो 12 ऑटोमेटिक हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा उसका। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी केमिकल इक्वेशन को क्या करते हैं, बैलेंस। जनरली यहां से मार्क्स आने इंपॉर्टेंट है तो इन चीजों को आपको पढ़ा दिया गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब चलते हैं इस चैप्टर के एकदम मेन पॉइंट ऑफ व्यू पे, और इस चैप्टर का मेन पॉइंट ऑफ व्यू चलता है टाइप ऑफ रिएक्शन। आ गई बातें समझ में, केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं और केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं।
केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में आपको केमिकल इक्वेशन से सवाल मिल जाएंगे। अब चलते हैं टाइप्स पे, वहां पे मिल जाएगा। लेकिन टाइप पढ़ने के पहले हम कुछ चीजों को ध्यान में रख देते हैं कि केमिकल रिएक्शन में कौन कौन सी ऐसी टर्म मिलेगी, इंपॉर्टेंट टर्म, जिन्हें हमें जानना जरूरी होता है। ठीक है, तो चलते हैं उन टर्म को जानने। तो सबसे पहले हम समझेंगे बेसिक टर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के लिए आपको बेसिक टर्म क्या क्या आनी चाहिए, ये चीज आप सीखोगे। सबसे पहले जो बेसिक टर्म आएगी वो आएगी आपकी कैटलिस्ट। आपको ये रिएक्शन में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा कि कैटलिस्ट क्या होता है। जनरली ये रेट डिसाइड करता है। जैसे कोई रिएक्शन होती है तो टाइम लगता है ना, तो उस केमिकल रिएक्शन के टाइम डिटरमिनेंट को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो जनरली ये क्या करती है कैटलिस्ट, किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को या तो इंक्रीज कर देगी या तो डिक्रीज कर देगी। तो इनका काम होता है रेट डिटरमाइन करना, रेट को डिटेक्ट करना और उन्हें या तो इंक्रीज कर देना या तो उन्हें डिक्रीज कर देना। तो इनका काम होता है किसका, कैटलिस्ट का। अब कई सारे ऐसे रिएक्शन आपको मिले होंगे, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे देता हूं। हैबर प्रोसेस का अमोनिया फॉर्मेशन उनमें की जाती है। अमोनिया फॉर्मेशन कैसे की जाती है, N2 और इनका रिएक्शन होता है H2 के साथ, यानी हाइड्रोजन गैस के साथ, और ये बनाते क्या है, अमोनिया। क्या बनाते हैं, अमोनिया। अगर इन्हें मान लो एक छोटे से बैलेंस करना पड़ जाए तो N2 दिया हुआ है और यहां पे क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन 2 है, तो जनरली इन्हें हम क्या कर देंगे, 2 पे बैलेंस करेंगे। अब यहाँ पे इंडिविजुअल आपको हाइड्रोजन मिला हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 6। ऐसी केस में इन्हें हम कितना कर देंगे, 3, जिनकी वजह से हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 6। जनरली ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है इनमें आप Fe वर्ड यूज करते हो और मॉलिब्डेनम वर्ड यूज करते हो। जो यहाँ पे Fe आई हुई है ये जनरली कैटलिस्ट का वर्क करती है। मॉलिब्डेनम जो होता है वो भी एक कैटलिस्ट है, लेकिन वो प्रमोटर होता है, वो कैटलिस्ट को प्रमोट करता है। तो ये भी टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट में पढ़ते हैं या उनके टर्म एंड कंडीशन पे पढ़ते हैं। लेकिन हाँ, ये चीज समझ में आनी चाहिए कि कैटलिस्ट क्या होता है। तो पॉइंट नंबर 2 आगे समझ सकते हो आप कि मैं चर्चा करूंगा वही टेम्परेचर बिहाफ पे, एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक। तो इंडो की बात करेंगे, इंडोथर्मिक, और दूसरी एंड एक्सोथर्मिक। इनकी जो चर्चा है वो बिल्कुल आसान है और समझना बिल्कुल भी टफ नहीं है। क्या है, इंडोथर्मिक यानी ऐसी रिएक्शन जिन्हें किसकी रिक्वायरमेंट हो, एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो, और ऐसी रिएक्शन जो आपको एनर्जी प्रोसीड करती हो वो क्या कहलाती है, एक्सोथर्मिक कहलाती है। तो अगर इंडोथर्मिक की आप बात करोगे तो ये इन्हें क्या चाहिए, रिक्वायर्ड एनर्जी, इन्हें एनर्जी की जरूरत है तभी ये रिएक्शन प्रोसीड कराएंगे, और ये आपको क्या देगा, एनर्जी देगा। तो इनका गिव आउट या प्रोवाइड लिख सकते हो, एनर्जी। अब इनके पर्टिकुलर रिएक्शन की अगर आप चर्चा करना चाहो तो आपका जो डाइजेशन सिस्टम होता है, डाइजेस्ट करते हो, उनमें आप एक केमिकल रिएक्शन होती है जनरली रिस्पायरेशन में जो आप पढ़ते हो। अभी जैसे मैंने पीछे आपको दिया कि जो आपका ग्लूकोज है C6H12 और O6, ये जनरली क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या आपको करता है, CO2 और H2O प्रोवाइड करता है, साथ में क्या देता है आपको। तो जनरली जो आपको एनर्जी मिलती है, बाहर मिल रही है ना, रिएक्शन को देनी नहीं ना पड़ रही, रिएक्शन के फॉर्म होने के, कंप्लीट होने के बाद आपको मिल रही है, तो ऐसी केस में ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, एक्सोथर्मिक कहलाएगी। अगर ये तो हमारा हो गया, फोटोसिंथेसिस वाले प्रोसेस में अगर आओगे तब वहां क्या देखने को मिलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और क्या मिलेगी, वाटर, और ऐसी केस में आपको क्या, हीट वगैरह, HMU सनलाइट वगैरह चाहिए, यानी वो भी तो एक एनर्जी है। और उसके बाद क्या बनाते हो आप, C6H12O6। तो जनरली आप इनको क्या दे रहे हो, एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हो। ऐसी केस में ये क्या होता है कि इन्हें क्या कहा जाता है, एंडोथर्मिक कहा जाता है। तो प्लांट और एनिमल वाली कैटेगरी जो होती है
तो प्लांट वाले जो सिस्टम आते हैं जो ऑटोट्रॉपिक में होते हैं, जनरली वो एनर्जी को कंज्यूम करते हैं और हमें एनर्जी उनसे चाहिए होती है। तो एक हो गया आपका एंडोथर्मिक और दूसरा क्या हो गया एक्सोथर्मिक। ऐसे हजारों एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे। तो आगे चलते हैं। तो इंडो और एक्सो समझ में आया, कैटलिस्ट समझ में आ गया। ये दोनों बेसिक टर्म है, इन्हें आपको थोड़ा सा जानना चाहिए। अच्छा, जानने में आपको फिजिकल स्टेट भी जाननी चाहिए। फिजिकल स्टेट लिखा कैसे जाता है ये सब भी जाननी चाहिए। फिजिकल स्टेट, जनरली आप फिजिकल स्टेट में कुछ चीजें सीखते हो। अब फिजिकल में जैसे मान लो आप गैस सीख लिए, लिक्विड सीख लिए, सॉलिड सीख लिए। एक और टर्मिनोलॉजी आती है दैट इज एक्यू, दैट इज एक्वस। एक्वस मतलब क्या होता है, अगर वाटर में आया हुआ है, आई बात समझ में, तो डिसॉल्व अगर हुआ है तो हम उन्हें क्या किस फॉर्म में कहते हैं, एक्वस। एक्यू से इनका दिखाते हैं। आगे एक चीज और आप पढ़ते हो, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन के टर्म में। डाइल्यूट का मतलब होता है जिनमें नंबर ऑफ जो सब्सटेंस है वो कम हो और वाटर के इंग्रेडिएंट्स ज्यादा हो, तो हम इन्हें क्या बोलेंगे, डाइल्यूट। और अगर कंसंट्रेटेड की बात करोगे तब क्या होता है, इनमें जो नंबर है सब्सटेंस के उनके क्या होंगे ज्यादा और वाटर मॉलिक्यूल्स के इंग्रेडिएंट्स कम, तो ऐसी केस में हम उन्हें क्या बोलेंगे, हाँ। तो ऐसी केस में हम इन्हें शॉर्ट फॉर्म में वर्ड यूज करते हैं, DIL, डाइल्यूट वर्ड पढ़ते हैं, और कॉन्क पढ़ते हैं किसके लिए, कंसंट्रेशन के लिए, तो कॉन्क वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ये बेसिक टर्म आपकी क्लियर हो गई। आगे एक आध चीज और सीख सकते हो, दैट इज एक चीज और मिलेगा आपको, PPT, दैट इज प्रेसिपिटेशन। अब इनका क्या मतलब होता है, कहते हैं ये होता है इनसॉल्युबल अ सब्सटेंस क्या बोल देंगे इन्हें, इनसॉल्युबल इन वाटर। और जनरली ये सॉलिड के फॉर्म में भी होते हैं, इन्हीं लिए इसी के लिए ये वाटर में क्या नहीं हो पाते, डिसॉल्व नहीं हो पाते। जनरली क्या होता है कि मान लो दो एक्वस एक्वस सॉल्यूशन आपस में कोलैप्स कर रहे हैं, आपस में रिएक्शन प्रोसीड करा रहे हैं। जनरली उनमें से क्या होगा कि दो लोग इतने मर्ज हो जाएंगे कि वो क्या करेंगे, एट द बॉटम पे सेटल हो जाएंगे, ठीक है। तो इनके आगे भी बोल सकते हो सब्सटेंस इनसॉल्युबल इन वाटर और विच सेटल डाउन, जो क्या हो जाती है, सेटल डाउन हो जाती है ड्यूरिंग द रिएक्शन, या कंप्लीट द रिएक्शन जब हो जाए तब भी आपको सेटल डाउन देखने को मिल जाएगी। तो ऐसे केस में उन्हें क्या बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म में PPT वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। तो कुछ ऐसे बेसिक टर्म आ गए जैसे कैटलिस्ट हो गया, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक हो गया, उसके बाद फिजिकल स्टेट हो गई जिसमें आपने नया सीखा होगा एक्वस, और उसके साथ साथ हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं डाइल्यूट और कंसंट्रेशन का। तो इनके हिसाब से समझे, आगे हमने क्या समझ लिया, PPT समझ लिया। ये जो मैं बेसिक टर्म पढ़ा रहा हूं, ये जब आप केमिकल रिएक्शन पढ़ोगे, उन केमिकल रिएक्शन में इन सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, और आप इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए और चीजें जानने के लिए। हाँ, एक चीज और जान सकते हो, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में आप क्या चीजें सीखोगे, ये क्रिस्टल कैसे फॉर्मेशन होता है, क्रिस्टल कैसे बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं। तो एज अ सॉलिड फॉर्म के तरीके से हम समझेंगे क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। इनमें एक आध दो एग्जांपल आपके बहुत अच्छे मिले, वहां पे और चीजें समझ में आएगी। पहले चैप्टर, दूसरे चैप्टर, ऐसे करके पूरी क्लास 10 की केमिस्ट्री इन बेसिक टर्मिनोलॉजी पे कंडक्ट होती है। इसके अलावा आपको एक आध दो चीजें नहीं मिल सकती है, नहीं तो नहीं मिल सकती। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो बेसिक टर्म अगर क्लियर हो गई हो तो हम चलते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन पे। आई बात समझ में? तो आइए सर चलते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में क्लास 10 में सबसे पहला कौन पढ़ने को मिलता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की जो चर्चाएं होती हैं इन्हें एक और नाम से जाना जाता है, एडिशन रिएक्शन। शाबाश, एडिशन रिएक्शन। अब इनका एक फॉर्म होता है जिन्हें हम समझ पाते हैं कि कोई एक कंपोनेंट A, B और ये ट्रांसफॉर्म होके बनता है AB। एक चीज पर ध्यान देने वाली है, इनमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट चाहे जितने हो जाएं, लेकिन
जो आपके प्रोडक्ट होंगे वो कैसे होंगे, एक होंगे या सिंगल फॉर्म में होंगे। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब एक मैं आपको बता दे रहा हूं, Mg का रिएक्शन होता है किसके साथ, O2 के साथ, और ये क्या बनाता है, MgO। एक्टिविटी नंबर याद है, फर्स्ट। एक्टिविटी फर्स्ट में आपको दिया गया है कि मैग्नीशियम के रिबन को लेते हैं और इन्हें क्या करते हैं, रब करते हैं। क्यों रब करते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा ना, तो इसको रब करेंगे और रब करने के बाद उन्हें हम क्या करेंगे, बर्न करेंगे। तो ये व्हाइट फ्लेम के साथ थोड़ा सा व्हाइट एज भी देता है और इनकी जो फेम आती है वो थोड़ी सी व्हाइट करके आती है। आई बात समझ में। अच्छा, कमाल की बातें क्या है कि Mg जो है वो O2 के साथ रिएक्ट होके, बर्न का मतलब होता है कि O2 के साथ रिएक्शन कराना, रिएक्शन के साथ ये बनाते हैं MgO। नाम बता दो भाई MgO का, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन देन फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये एग्जांपल अच्छा खासा हो जाएगा किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। अच्छा, एक और कॉम्बिनेशन रिएक्शन मैंने आपको समझाया था, CaO। इनका एक नाम होता है, CaO का एक नाम होता है क्विक लाइम। क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं। अब क्विक लाइम का रिएक्शन किसके साथ होता है, H2O के साथ होता है। अब ये जो H2O के साथ होते हैं तो ये क्या बनाते हैं, CaOH का, और साथ में क्या देते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं। जनरली आप देखो, बेसिक टर्म आपको समझ में आ जानी चाहिए कि ये पर्टिकुलर रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है ही, लेकिन साथ में एक और प्रोसेस को समझा रहा है, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर हो गई बातें। तो अच्छा, अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन आ जाता है, एक चीज और यहां पे सीख लो कि आप कभी टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड करते हो, अगर आप क्या करना चाहो, टेस्ट ऑफ CO2, अगर आपको ये जांचना पड़े कि यहां CO2 है कि नहीं है, तो जनरली हम CO2 को ना क्या करते हैं कि CaOH का होल ट्वाइस, अच्छा इसको क्या बोलते हैं, स्लेग्ड लाइम। क्या बोलते हैं, स्लेग्ड लाइम, लाइम बोलते हैं। शाबाश, स्लेग्ड लाइम हो गया। इनका CaOH का होल ट्वाइस का रिएक्शन किसके साथ करा देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। जनरली CaO रहेगा और वहां से पास आउट करेंगे किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ये जनरली जो कार्बन डाइऑक्साइड है इनके साथ क्या बना लेती है, CaCO3। व्हाट इज CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम। अब जनरली इनका तो एक कलरलेस होंगे, लेकिन यहां व्हाइट कलर के होते हैं जनरली, और ये जो होता है ये मिल्की व्हाइट कलर का चेंज हो जाता है। अगर ये चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं तब हम कह देंगे वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है। क्लियर हो गई। तो ऐसी केस में हम टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन्हीं के फॉर्म में करते हैं। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आगे कुछ और भी बनेगा, आगे कुछ और भी बनेगा, दैट इज H2O। आ गई बातें क्लियर, समझ में आ गई, किसी को कोई दिक्कत। अब कार्बन डाइऑक्साइड भी टेस्टिंग हो जाएगी, नहीं दिक्कत है कोई। तो ये है भैया आपको इंफॉर्मेशन किसके बारे में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। अब लगे हाथ दूसरा भी सीख लेते हैं, इधर सिखा दे, दैट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब डीकंपोजिशन रिएक्शन इन्हीं का क्या होता है, रिवर्स होता है। जनरली इनका क्या होता है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, किसी को कोई दिक्कत। अब रिवर्स रिएक्शन होता है, मतलब ये वाला फॉर्मेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहां पे कहा जाता है कि इनके जो क्या होंगे, रिएक्टेंट होंगे, वो कैसे होंगे, सिंगल, लेकिन इनकी प्रोडक्टिविटी क्या हो सकती है, एक दो से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पे A B ऐसे करके लिख लो, C अलग टर्म आ जाएगा, A प्लस B। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्या डीकंपोजिशन रिएक्शन प्रोसीड करने के लिए आपको कुछ देना पड़ेगा, कुछ नई टर्मिनोलॉजी आएगी, और वही नई टर्मिनोलॉजी इनको टाइप्स में बदल के रख देती है। ये डीकंपोजिशन रिएक्शन जनरली किसके किसके द्वारा हो सकते हैं या किन किन फॉर्म में हो सकते हैं। तो पहला कौन सा है, टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर राइजेस करोगे, टेम्परेचर का अगर करोगे तो जिनकी वजह से ब्रेक डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं लोग, तो ऐसी केस में इन्हें हम क्या बोलते हैं, थर्मल। क्या बोलते हैं, थर्मल बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रिक। क्या होता है, इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक वाले में चलते हैं तो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन होता है। आगे चलते हैं, एक और होता है फोटो, यानी इनमें क्या आता है, फोटो में क्या होता है, सनलाइट होती है, यही ना। तो सनलाइट होते हैं, सनलाइट को किससे दिखाते हैं, मैंने बेसिक टर्म में आपको दिखाया था,
HMU से दिखाते हैं। आई बात समझ में? तो ये कहानी होगी HMU यानी सनलाइट की। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगर नहीं दिक्कत है तो फिर हम एक एक एग्जाम्पल इनके समझ लेते हैं, ठीक है। और वो जो एग्जाम्पल होंगे वो कहां से होंगे? आपके एक्टिविटी से होंगे। कहां से होंगे? एक्टिविटी से। अगर मैं आपसे पूछूं एनसीईआरटी ने थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन का कौन सा एग्जाम्पल दिया है? कौन सा दिया है? एक्टिविटी 1.5। एक्टिविटी 1.5 यानी पहले चैप्टर की 5वीं एक्टिविटी आपको दे के रखा है। क्या है भैया उनका केमिकल रिएक्शन? क्या आएगा? 2FeSO4 2FeSO4 ऐसे बोलते हैं FeSO4 इंडिकेट करेंगे Fe2O3 और साथ में क्या बनेगा? SO2 प्लस SO3। ये जनरली देखो ये क्या सिंपल कंपाउंड था। अब ये सिंपल कंपाउंड ब्रेक डाउन होके कई सारे डिफरेंट में हो गए। आई बात समझ में? ये तो सिंगल था ना, और ये देखो सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन हो गया। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, कभी भी अगर आप डीकंपोजिशन रिएक्शन पढ़ते हो तो जनरली जिस तरीके से यहां अलग अलग एलिमेंट मिलके कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, उसी तरीके से ये ब्रेक डाउन होके अलग अलग लोगों में ब्रेक डाउन होता है। यानी FeO3 का जो प्रॉपर्टी होगी वो SO2 या SO3 से मैच करेगी? नहीं करेगी। यानी ये आपस में भी अलग होते हैं। ऐसा नहीं कि वो ब्रेक डाउन मतलब ब्रेक हो गए बस। आई बात समझ में? तो ब्रेक होने का मतलब एक ही पार्ट टूट नहीं रहा है उनका, वो अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टी में टूट रहे हैं। आई बात समझ में? तो ये बात आप थोड़ी सी ध्यान रखना। अब अगर हम चर्चा करें किसकी? इलेक्ट्रिकल की। ब्राउन कलर। अच्छा अगर यहां पे कौन सी Fe2O3 ये किस कलर की हो जाएगी? रेडिश ब्राउन कलर की होगी। FeSO4 किस कलर की होती है? ग्रीन कलर की होती है, यही ना? अरे याद कर लो गुरु, ये किसकी होती है? ग्रीन कलर की होती है। अच्छा हमको कैसे पता चलेगा हमारा रिएक्शन हो गया? चेंज इन कलर से हो जाएगा। आई बात समझ में? जो बेसिक टर्म में आपने पढ़ा था, तो चेंज इन कलर हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमारी क्या बन चुकी है? रिएक्शन हो चुकी है। और यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो गया? Fe2O3 का हो चुका है। क्लियर हो गई बातें? चलते हैं आगे इलेक्ट्रिकल का। इलेक्ट्रिकल के लिए आप लोग क्या करोगे? कौन सा एग्जांपल दोगे? H2O। और जो ब्रेक डाउन किया जाता है किसमें? H2 और O2 का। तो जनरली हम जब H2 और O2 का ब्रेक डाउन करेंगे तो हम किसके थ्रू करते हैं? उनके लिए एक एक्टिविटी आई होगी, और वो एक्टिविटी नंबर क्या है गुरु? 1.7 यानी पहले चैप्टर की 7वीं एक्टिविटी है, फर्स्ट चैप्टर की 7th वाली। अब जनरली उनमें क्या लिया होगा? एक बीकर लिया होगा, इलेक्ट्रोड किए होंगे, यही ना? वाटर आया होगा अंदर। और जनरली इलेक्ट्रोड जब आता है तो आप सीखे होगे ना कि इलेक्ट्रोड 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा टाइप्स होता है? एनोड और कैथोड। तो 2 होंगे ना, एक होगा एनोड और दूसरा एनोड। कैथोड की तरफ कौन सी गैस आएगी? हाइड्रोजन। और एनोड की तरफ कौन सी आएगी? ऑक्सीजन। ऐसी केस में देखो आपको क्या हो रहा है कि H2 कन्वर्ट हो जा रहा है H2 और O2 में। क्या ये डीकंपोजिशन रिएक्शन है? और ये जो डीकंपोजिशन रिएक्शन है वो किसके थ्रू डीकंपोज करा पाई? इलेक्ट्रिसिटी के। ऐसे में इन्हें जो आपका डीकंपोजिशन का टाइप बनेगा वो कौन सा बनेगा? इलेक्ट्रिकल डीकंपोजिशन। आई बात समझ में? अब आगे चलते हैं। यहां पे बैटरी लगा लेना गुरु, ठीक है? आगे चलते हैं। एक और डीकंपोजिशन रिएक्शन होता है, आप ही लोगों ने बताया, वो कौन सा है? फोटो का। आ जाइए भैया, इनकी भी एक एक्टिविटी होगी, उन्हें भी सीखना पड़ेगा। और वो एक्टिविटी नंबर कौन सा है? 1.8। जनरली इनमें क्या करना पड़ेगा आपको? AgCl वर्ड। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्टिविटी, बड़े धमाकेदार नंबर देती है। क्या लेना है? AgCl। क्या लेना है? Ag। और इनको आप क्या करोगे? केवल और केवल सनलाइट में रखे तो जनरली ये किसमें चेंज हो जाएंगे? Ag और Cl2 में। अब एक कमाल की बात समझो, कैसे हमको पता चलेगा ये रिएक्शन प्रोसीड हो गया? जो AgCl होता है ना, ये होता है व्हाइट कलर का, और ये जो सिल्वर कलर का हो जाए ना Ag, ग्रे कलर का हो जाएगा। अरे देखो, तो अगर ये चेंज आया आपके कलर में तो जनरली आप समझ जाओगे कि हमें क्या मिल चुका है? Ag मिल चुका है। आई बात समझ में? और जो Cl2 होता है किस कलर का होता है? ग्रे। ना, हाँ, ग्रेनी करके आता है, ठीक है? चलो, हालांकि इनके हम कलर को उतना विजुअलाइजेशन नहीं करेंगे क्योंकि ये गैस है।
आई बात समझ में? हमको देखना क्या है जनरली आपके बनेगा क्या। तो एजी जनरली किस कलर का होता है? ग्रे कलर का होता है। किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं? क्लियर हो गई बात है? चलिए बैलेंस अगर करना हो तो क्या करोगे? AgCl और AgCl2 दो आया हुआ है, इधर दो कर दो, इनको भी दो कर दो। सही है सब? पक्का? चलिए गुरु आगे चलते हैं। तो ये कहानी जो थी वो किसकी थी? डीकंपोजिशन रिएक्शन की। अब आती है एक बड़ी कमाल की स्टोरी, नाम है उनका डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है गुरु डिस्प्लेसमेंट? शाबाश। यहां पे आपको थोड़े से टर्म एंड कंडीशन पढ़ने पड़ते हैं। ये मोर रिएक्टेंट क्या होता है और लेस रिएक्टेंट क्या होता है, और ये जनरली आपके तीसरे चैप्टर में मिलेगा। लेकिन रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपको यहां पे याद होगी तो जनरली आपका काम आराम से हो जाएगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज सबसे पहले सीखे, रिएक्टिविटी सीरीज सबसे पहले सीखे। Yes, sir. हेडिंग बना लेते हैं सबसे पहले, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या मतलब है? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? तो पीछे वाले लोगों ने बताया क्या कि हाई रिएक्टिव एलिमेंट अगर लो रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर दे? डिस्प्लेस कर दे। तो ऐसे ही रिएक्शन को क्या बोला जाता है? अरे वाह, ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये दो टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है? एक क्या होता है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और दूसरा कौन सा होता है? शाबाश, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल वाला एग्जांपल एक मैं समझा देता हूं आपको, यही एक्टिविटी में भी मिल जाएगा आपको। Fe प्लस CuSO4, Fe प्लस CuSO। जनरली ये चेंज किस में होता है? बस ये जो Fe है वो Cu को क्या कर देती है? अगर डिस्प्लेस करेगी तो क्या बनाएगी? FeSO4, और साथ में क्या बनाएगी? Cu। जनरली ये बातें जो मैं सीधे सीधे आपको बता रहा हूं ये, लेकिन जो बातें बताने के पीछे क्या मैं कहीं ना कहीं कंसेप्ट को आपको सिखाना चाह रहा हूं, यहां पे आपको समझना पड़ेगा रिएक्टिविटी सीरीज। तो आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज को भी समझते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज याद है आप लोगों को? रिएक्टिविटी सीरीज में जनरली सबसे ऊपर कौन आता है? सबसे ज्यादा दबदबा किसका होता है? पोटेशियम। फिर कौन आएगा? सोडियम। फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। चलो गुरु, ये जो जनरली ये जो टर्म बनाए गए ना, ये रिएक्टिविटी सीरीज समझाना क्या जाती है। इनमें ऊपर वाले जो लोग हैं उन्हें बोला जाता है हाई रिएक्टिव, और नीचे वाले बीच वाले लोगों को मॉडरेट, और बाकी कार्बन हाइड्रोजन के नीचे वाले लोगों को आप क्या बोलते हो? लेस रिएक्टिव। इसका मतलब क्या होता है? बड़े ध्यान से आप समझना। क्या रिएक्टिविटी कह रही है अगर आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझाना है तो जो ऊपर वाले लोग हैं वो नीचे वाले लोगों को क्या कर सकते हैं? डिस्प्लेस। लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले को, जैसे एक मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि क्या कभी Cu Pb को डिस्प्लेस कर पाएगा? लेकिन Pb Cu को डिस्प्लेस कर देगा। तो यही रिएक्टिविटी सीरीज का है। ये आपको चैप्टर 3 में भी पढ़ने को मिलेगा, चैप्टर 1 में भी इनकी जरूरत पड़ती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो इन्हें किसी भी तरीके से ट्रिक वगैरह से याद कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे चलते हैं। ये तो हो गया सिंगल। सिंगल का मतलब हो गया कि कोई एक ही एलिमेंट क्या कर रहा है? सिंगल मॉलिक्यूल ही डिस्प्लेस हो रहा है और डिस्प्लेस कर रहा है। लेकिन अगर डबल डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछ ले, क्या पूछे? डबल डिस्प्लेसमेंट, तो आप क्या कोई एग्जांपल दे सकते हो डबल का? बता दो भाई। NaOH प्लस, अरे वाह, ये तो ला दिए, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल। NaOH प्लस क्या करोगे भैया? यहां से NaOH और HCl से क्या निकाल दोगे? बीच से वाटर। तो जनरली इनका क्या हो जाएगा? NaCl H2। अब देखो इसमें क्या होता है ना, इनमें खुद में ही झगड़ा हो जाता है। Na का और OH का, H और Cl का, ये दोनों पड़ोसी के पास पहुंच जाते हैं। ये इनके पास जाएगा और ये इनके पास। जनरली ये बन जाएगा NaCl और H2O। किसी को कोई दिक्कत? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यही बस है कि यहाँ पे जो आपके मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे? डिस्पर्स होंगे। ऐसी केस में अगर डिस्प्लेस होते हैं तो जनरली हम इन पर्टिकुलर रिएक्शन को क्या नाम देते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का नाम देते हैं। क्लियर हो गई बातें? अब एक आखिरी मिलेगा आपको रिएक्शन, दैट इज रेडॉक्स। तो आते हैं गुरु रेडॉक्स के ऊपर चर्चा करते हैं। और हाँ, यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया मिल जाएगा
एग्जाम्पल, चलो रेडॉक्स के ऊपर पहले चर्चा कर लेते हैं। मैंने आपको समझाया होगा रेड प्लस ऑक्स दैट इज रेडॉक्स। रेड से आप क्या निकाल लेते हो, रिडक्शन, और उसके बाद ऑक्स से, अरे वाह, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन अगर आपको समझना है तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के लिए बस 2 पॉइंट यहां पे होता है, हालांकि मैंने क्लास वाइज में 5-5 बताए थे, लेकिन काम आपका 2 ही से हो जाएगा। रिडक्शन के लिए क्या वर्ड यूज करते हो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, शाबाश, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब इसके बाद आता है एच लिखा हूं, हाइड्रोजन समझ लेना। आगे जो आपका ऑक्सीजन के लिए आता है, ऑक्सीजन के टर्मिनोलॉजी में क्या करता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, शाबाश, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, OX लिख देता हूं। अब यहां पे बात आती है ऑक्सीडेशन की, तो ऑक्सीडेशन कैसे समझेंगे, शाबाश, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, 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 और यहां पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इतनी बातें समझ में आ गई। एक कोई एग्जांपल इनका बता दो गुरु, एकदम अच्छा एग्जांपल। CuO प्लस, बड़े ध्यान से समझो, CuO है और क्या है, अब जनरली यहाँ पे Cu जो है, ये H जो है वो Cu से क्या सीरीज में आगे था, ऊपर था, Cu नीचे था, H क्या था, तो जनरली यह चिन्ह को क्या कर देगा, और रिप्लेस करेगा तो क्या बनाएगा, Cu प्लस, समझ में आ गई बातें। और यहां से क्या निकलेगी, कैटलिस्ट के तरीके पे क्या इस्तेमाल किया जाएगा, अच्छा, निकलेगी उगलेगी कुछ नहीं गुरु। अच्छा, एक चीज आप समझो, क्या जनरली आप इनके पास O को देख रहे हो, Cu के पास O को देख रहे हो, बातें मत करो, Cu के पास O को देख रहे हो, जनरली ये टर्मिनोलॉजी चेंज हो रही है, Cu इनके साथ कुछ बिछड़ रह गया इनका ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन अगर निकलता है तो क्या बोलते हो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन। इनके साथ कुछ ऐड हो रहा है क्या, ऑक्सीडेशन। कहते हैं गुरु a particular reaction in which both oxidation and reduction take place simultaneously, मतलब एक साथ इन्हें क्या करना होता है, पार्टिसिपेट करना पड़ता है। आई बात समझ में, तब हम समझ पाएंगे कि यहां क्या होगा, रेडॉक्स होगा। किसी को कोई दिक्कत, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये आने के चांसेस पूरे बन जाते हैं रेडॉक्स से सवालों का। अच्छा, रेडॉक्स के साथ साथ इनके 2 टर्म भी लाते हैं साथ में, क्या क्या नाम टर्म में लाते हैं, एक लाते हैं रिड्यूसिंग एजेंट और एक क्या लाते हैं, ऑक्सीडेटिंग एजेंट। मैंने आपको एजेंट की कहानी समझाई थी ना। कहते हैं गुरु अगर आपको एकदम शॉर्टकट सीखना है तो CuO का क्या हुआ है, रिडक्शन, क्या हुआ है, इनके सामने लिख दिया करो OA, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब H2 का क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन, तो इनके सामने लिख दिया करो RA, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। जनरली क्या होता है, जिनका ऑक्सीडेशन होता है, अगर जो Cu है O है वो सामने वाले का क्या करा रहा है, ऑक्सीडेशन करा रहा है, यही ना। तो जनरली ये एजेंट किसका काम कर रहा है, ऑक्सीडेशन करवाने का ना, एजेंट दूसरे का काम कराते हैं, तो जनरली ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, और ये सामने वाले का क्या करा रहा है, रिडक्शन करा रहे हैं, तो जनरली इनका काम क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट का हो जाएगा। क्लियर हो गई टॉपिक, किसी को कोई दिक्कत, ये रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों क्लियर हो जाएंगे। अब कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तो ये जो फॉर्मेट है कुल 4 आपको केमिकल रिएक्शन मिलने को पढ़ने को मिल गई होगी। पहला कॉम्बिनेशन, दूसरा डिकम्पोजिशन, तीसरा आगे, हाँ टाइप्स वगैरह सब देख लेना, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में 2 टाइप्स मिले थे और रेडॉक्स में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन मिला था। एक जगह आपको 3 टाइप्स पढ़ने को मिले थे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आएगा ये बात समझ में, क्लियर हो गई बातें, किसी को कोई दिक्कत, कोई 2 टॉपिक अभी इस चैप्टर के आपके और बचे हैं। कौन कौन सी टॉपिक है वो, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। वेटेज आप दोनों को ज्यादा दीजिएगा, पढ़ने के जो तरीके होते हैं कंसेप्ट वाइज, फिर उसके बाद इनके क्या क्या प्रिवेंट करने के तरीके होते हैं, इनको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो आपको कोरोजन अगर पढ़ना पड़ जाए तो व्हाट इज कोरोजन, यहां पे आपको मेटल जो होती है वो क्या हो जाती है,
हाँ, कैसे होती है गुरु? आप चाहे आयरन की बात करो, आयरन देखो कि बाहर अगर रख दिए हो रस्ट हो जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, तो जनरली वो कोरोजन को शो कर रहा। अच्छा एक बात मुझे बताओ, क्या केवल और केवल आयरन का ही रस्टिंग होती है? तो नहीं होती। क्या सिल्वर की भी होती है? तो उनके रस्टेड आयन जो होते हैं, जो प्रॉपर्टी रखने वाले लोग होते हैं, वो किस कलर के होते हैं? ब्लैक कलर के होते हैं। किस कलर के होते हैं? आई बात समझ में? तो ऐसे बहुत सारी चीजें। अच्छा, इन्हें बचाया कैसे जाता है? अगर कोरोजन को बचाना हो आपको, तो जनरली आप क्या क्या काम करते हो? हाँ, बहुत सारे ऐसे टर्मिनोलॉजी जो यूज करते हो, पेंट वगैरह हो गया, ग्रीसिंग हो गई, इस तरीके के ना, शाबाश, एंटी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हो, जनरली पेंट में वही होता है। ठीक है, अच्छा, सिलेबस में नहीं है ये बात, आप जानते रहेगा, बस तभी जानकारी के लिए बस बता दे रहा हूं आपको। आगे आपको एक चीज और पढ़नी थी, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब होता है कोई भी ऑयली सब्सटेंस है और वो ऑयली सब्सटेंस क्या हो रही है? ऑक्सीडाइज हो जा रही है। ऑक्सीडाइज होने के बाद वो क्या हो जाती है? स्पॉइल हो जाती है, खराब हो जाती है। जनरली इनको जैसे चिप्स उप्स देखते हो ना, वो क्या हो जाती है? खराब, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उनका टेस्ट वगैरह सब बदल जाता है। तो इनसे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? नाइट्रोजन गैस का यूज करते हैं, या नोबल गैस का भी हम क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी के हिसाब से हम कंसेप्ट वाइज इस चीजों को क्या कर चुके हैं? सीख चुके हैं, जान चुके हैं। अब आगे की जो चर्चा है वो किस पे होगी? आपके चैप्टर वाइज क्वेश्चन एनालिसिस पे, कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं इस चैप्टर के, क्या कंसेप्ट वाइज हम इन चीजों को समझ पा रहे हैं या नहीं। चलिए भाई, आ जाइए, एक्टिविटी पढ़ते हैं। एक्टिविटी के भी यहाँ पे इनमें सारी एक्टिविटी हैं चैप्टर फर्स्ट के, और कुल 11 एक्टिविटी आपको पढ़ने को मिलती हैं। तो आओ शुरू करते हैं। पहली एक्टिविटी दिया हुआ है आपका, मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। जनरली इनमें आपको बताया गया होगा, मैग्नीशियम रिबन लेते हैं, उन्हें हम क्या करते हैं? क्लीन करते हैं बढ़िया से सैंड पेपर की मदद से। फिर अगर क्लीन वो हो जाता है, फिर हम उसे क्या करते हैं? जलाते हैं ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है, उन्हीं को हम बर्निंग बोलते हैं। ठीक है, अब बर्न करने के बाद आपको क्या चीजें मिलती हैं? ऑब्जर्वेशन क्या आती है? दार्जिलिंग व्हाइट फ्लेम में जलता है वो, और बनता है आपका व्हाइट पाउडर। जनरली व्हाइट पाउडर होता क्या है? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। तो ये पहली एक्टिविटी में आपको पढ़ना पड़ेगा। दूसरी एक्टिविटी आपको क्या होती है? वहां पे आपको रिएक्शन मिलेगा PbNO3 का होल ट्वाइस, और Ki का रिएक्शन होगा। Ki को क्या बोलते हैं? पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड का जब आप रिएक्शन कराते हो तो यहां पे मिलेगा Pbi और यहां पे 2KNO3। अब जनरली है क्या, जो Pb होता है, Pbi होता है, ये जनरली PPT फॉर्म में बनता है इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, और ये येलो कलर का होता है। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, I2 होता है, PbI2 होता है, शाबाश। ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। अब यहां पे क्या आगे वाला आप पढ़ोगे? अच्छा, ये रिएक्शन कौन सी है भाई? ये अगर आपको बताना हो रिएक्शन कौन सी है, PbNO3 और रिएक्ट कर रहा है Ki के साथ। जनरली यहाँ पे आयन इंटरचेंज हो रहे हैं क्या? अगर आयन इंटरचेंज होते हैं तो कौन सा रिएक्शन? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर? अच्छा, ऑब्जर्वेशन हो गई हो, तो तीसरे पे चलते हैं। Zn का रिएक्शन हो रहा है H2SO4 के साथ, और यहां पे आपको क्या हो रहा है? ZnSO4, और साथ में क्या हो रहा है? H2 गैस है। अच्छा, H2 गैस अगर निकलती है तो जनरली इस पर्टिकुलर रिएक्शन में इनका टेम्परेचर क्या कर जाता है? राइज कर जाता है, बढ़ जाता है। आई बात समझ में? अच्छा, कमाल की बात एक और है, इनमें आप कैसे टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन देख सकते हो? क्या सीखोगे? टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन। टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन कैसे करते हो कि यहाँ पे हाइड्रोजन जो होती है जनरली वो कैसे आती है? पॉप साउंड जनरेट करती है। आई बात समझ में? और ये पॉप साउंड जो मिलता है वो कहां से मिलता है? सोप सॉल्यूशन में मिलता है। आई बात समझ में? क्लियर हो गई बातें? चलिए आगे चलते हैं। अगली एक्टिविटी क्या है गुरु? CaO प्लस H2O। ये आपको मिलती रहेगी एक्टिविटी, बड़ी प्यारी है, और CaOH का होल ट्वाइस बनाती है, और साथ में आपको क्या देती है? हीट देती है। जनरली CaO को आप क्या नाम देते हो? कैल्शियम ऑक्साइड। और अनदर नेम क्या होता है इनका? क्विक लाइम होता है। और आगे जब आप पढ़ते हो कि CaOH का होल ट्वाइस क्या कहलाता है? स्लेक्ड लाइम कहलाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। जनरली ये जो रिएक्शन है वो कैसी है? एक्सोथर्मिक होती है, और इनका इस्तेमाल कहां किया जाता है? व्हाइट वॉशिंग में किया जाता है। अगर यही
CaOH का होल ट्वाइस जो है ये रिएक्ट कर जाता है किसके साथ? CO2 के साथ। तो जनरली इनका साइनिंग आ जाता है ना और मिल्की वे व्हाइट कलर बन जाता है, वही आप यूज करते हो। आगे चलते हैं, पांचवी एक्टिविटी जो यहाँ पे लिखा होगा FeSO4, इन्हें अगर आप हीट करते हो तो ये किसमें चेंज आउट होते हैं? Fe2O3 और SO2 और साथ में SO3 गैस बनाती है। अब जनरली इनमें होगा क्या कि ये जो आपका FeSO4 होता है ये वाटर क्रिस्टलाइजेशन होता है। मैंने आपको बोला था क्रिस्टलाइजेशन बेसिक टर्म में। तो जनरली इनमें क्या होते हैं? 7 नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वाटर के, और जनरली इनका जो कलर होता है वो किस कलर के होते हैं? जो आपका FeSO4 इंटू 7SO, ये क्रिस्टल होते हैं और इनका कैसा कलर होता है? व्हाइट कलर में होते हैं। जनरली इन्हें आज आप जब हीट करते हो तो ये व्हाइट कलर में FeSO4 बनाते हैं और वाटर के मॉलिक्यूल इनसे बाहर निकल जाते हैं। अब आगे समझते हैं, अब वापस से आप हीट किए, यानी ये प्रोसेस हीट वाला आप बढ़ाते जा रहे हो, तो ऐसे केस में ये Fe2O3 और इनका कलर कैसा होता है? ब्राउन कलर। कौन सा कलर होता है? रेडिश ब्राउन करके आएगा कहीं कहीं। आपका SO2 और SO3 बनता है। पर्टिकुलर यहां से पूछा क्या जाएगा आपका रिएक्शन कैसा है? रिएक्शन ये कैसा है? डीकंपोजिशन रिएक्शन। आई बात समझ में? और डीकंपोजिशन के अगर टाइप्स में पूछना चाहूं तो ये डेल, मैंने आपको बताया था बेसिक टर्म में डेल किसको दिखाते हैं? हीट को दिखाते हैं। तो हीट अगर जिसकी रिक्वायरमेंट बन जाएगी डीकंपोजिशन में, वो पर्टिकुलर डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या कहलाने लगेगा? थर्मल डीकंपोजिशन कहलाने लगेगा। क्लियर हो गई बात है? अब एक्टिविटी नंबर 6 पे आते हैं। 6 पे जब आप आओगे तो यहाँ पे किसकी बातें होंगी? PbNO3 का होल ट्वाइस, इन्हें कहते क्या है? लेड नाइट्रेट। जनरली आप इन्हें हीट करते हो तो ये बनते हैं PbONO2 और साथ में O2। जनरली यहाँ पे जो PbO होता है वो क्या होता है? येलो कलर का सॉलिड फॉर्म करता है, और जनरली इस पर्टिकुलर में आपको एक्टिविटी में मिलेगी कि ये ब्राउन फ्यूम मिलती है इनकी, और साथ में हम क्या करते हैं कि ग्लोइंग स्ट्रक्चर के पास रखेंगे। तो जनरली ये जो ऑक्सीजन है ना, टेस्ट ऑफ ऑक्सीजन यहां पे सीखने को मिलता है, टेस्ट ऑफ ऑक्सीजन देखने को मिल जाएगा। तो जनरली यहां पे जब आप ग्लोइंग स्प्लेंडर वर्ड यूज करोगे तो जनरली ये ट्यूब के सामने जब लाओगे ना तो ये आग जो है ना वो लगना शुरू कर देगी, यानी फायर कैच करने लगेगी, आग लगने लगेगी। तब हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट। अच्छा एक बात बताओ कि ये अपनी आग लगती किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के। तो भाई मेरे अगर जहां ऑक्सीजन होगी वहां आग लगेगी, तो वही हम टेस्ट कर लेंगे, समझ जाएंगे चीजें कि गुरु यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन अवेलेबल है। शाबाश। आगे चलते हैं। अगली जो एक्टिविटी है वो कौन सी है? 7वीं एक्टिविटी। 7वीं जो एक्टिविटी है उनमें आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइसिस। हालांकि मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस का पीछे पढ़ा के रखा हुआ है। इलेक्ट्रोलाइसिस में आपने देखा होगा कि कैथोड पे आपको H2 गैस मिल रही थी। जनरली ये H2 गैस आती कैसे है? हम कैसे डिटरमिनेट करेंगे कि ये H2 गैस आपकी कहां आई हुई है? कैथोड पे। तो जनरली हम क्या करते हैं कि बर्निंग कैंडल को उसके पास लेके जाते हैं, तो देखते हैं वहां पे कैसा साउंड जनरेट होता है? पॉप साउंड। और पॉप साउंड जनरेट हो गया तो वहां पे कौन सी गैस आ गई? हाइड्रोजन गैस आ गई। क्लियर हो गई बातें? अब आगे चलते हैं एनोड की तरफ। एनोड की तरफ मैंने आपको बताया था O2 गैस रिलीज होती है, लेकिन हमको कैसे पता चला कि वो O2 ही है? तो जनरली हम जब इनके पास बर्निंग कैंडल रखें तो उनकी जो फ्लेम हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? और ब्राइटर हो जाएगी और तेजी से जलने लगेगी। तो देखो ये कुछ मिलता जुलता है क्या? आई बात समझ में? तो आगे चलते हैं। 8वीं एक्टिविटी बता रहा है AgCl। अगर हम HMU की प्रेजेंस में इन्हें रिएक्शन कराएं तो ये Ag में बदल जाते हैं। जनरली ये बता के रखा है मैंने, ये किस कलर के होते हैं? व्हाइट कलर। और यहाँ पे कौन सा कलर मिल जाता है? ग्रे। हम कलर एक्सचेंज से समझ जाएंगे कि यहाँ पे रिएक्शन अपनी क्या हो चुकी है? प्रोसीड हो गई है, कंप्लीट हो गई है। अगली एक्टिविटी जो है वो CuSO4, और यहाँ पे एक आयरन की नेल डाला हुआ है और आपसे कई सारे क्वेश्चन पूछेगा। Fe, यहाँ पे जनरली ऊपर वाले रिएक्शन कौन से हो रहे हैं? ये जो AgCl है ये कौन सा रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है? फोटो डीकंपोजिशन। इसे आप ध्यान से लिख लेना, फोटो डीकंपोजिशन को शो कर रहा है। अब यहाँ पे बात आती है कि CuSO4 Fe इनके साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखा रहा है। कलर चेंज भी देखने को मिलता है। जो आपका CuSO4 किस कलर का? ब्लू कलर का। और Fe जब उसमें मर्ज हो जाता है और FeSO4 बनाता है, कौन सा कलर बनता है? ग्रीन कलर बन जाता है। शाबाश। आगे 10वीं एक्टिविटी क्या बता रही है? ये सोडियम सल्फेट व्हेन रिएक्ट विथ BaCl2 यानी बैरियम क्लोराइड। बैरियम क्लोराइड के साथ अगर रिएक्शन करता है तो बनाता है बैरियम सल्फेट। और जनरली ये PPT के फॉर्म में बनता है और इनका कलर कैसा होता है? व्हाइट। कौन से कलर के होते हैं? व्हाइट कलर के होते हैं। और साथ में ये क्या बनता है? NaCl क्या होता है? साल्ट होता है। आई बात समझ में? अच्छा एक चीज आप समझ सकते हो कि ये कौन सा रिएक्शन है?
अगर आप समझना चाहो कि ये कौन सा रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट, इनके अगर रिस्पेक्टिव आयन आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं तब हम क्या बोलते हैं कि ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट। और आखिरी जो एक्टिविटी है वो चाइना डिस्क। चलते हैं चाइना, क्या बोलता है कि 1 ग्राम आपको क्या लेना है, कॉपर, और उन्हें क्या करना है, हीट करना है। तो जनरली वो जो रिएक्शन प्रोसीड करता है वो रिएक्शन कौन सी होती है, Cu रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड देन फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। जनरली ये ऑक्सीजन इनसे ऐड हुआ है क्या, अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है उन्हें जनरली रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो ये पर्टिकुलर रिएक्शन किसको बता रहा है, ऑक्सीडेशन को दिखा रहा है। सारी एक्टिविटी क्लियर, सभी एक्टिविटी पॉइंट 1 2 3 4 5 6 कैसे आ रही है, किस तरीके का क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि एक्टिविटी से ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब जब सारा चीजें समझ चुके, कंसेप्ट समझ चुके, फिर उनके बाद हम एक्टिविटी को समझ चुके, तो अब हमारी स्टोरी कहां चलेगी, क्वेश्चन पे चलेगी। आ गई बातें, चलिए ठीक है, चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में जो दिया जाता है चैप्टर फर्स्ट का वो है ऑन हीटिंग ऑफ ब्लू कलर पाउडर ऑफ CuNO3 का ट्वाइस। जनरली CuNO3 का ट्वाइस क्या कहलाता है, कॉपर नाइट्रेट। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी 2 की आती है, इसलिए कॉपर सेकंड करके दिखाया जाता है। इन द बॉइलिंग ट्यूब अ ब्लैक कलर सब्सटेंस X, ऑक्सीजन गैस एंड ब्राउन कलर गैस Y was formed. Select the option which identify the product correctly. जनरली यहाँ पे आपको प्रोडक्ट बताना है, तो मैंने सीधे आपको ऑप्शन हटा दिया। और प्रोडक्ट कैसे बता पाओगे, जब तक आपको रिएक्शन नहीं आ पाएगी। तो रिएक्शन आएगी तभी आप प्रोडक्ट बताओगे। तो हम पर्टिकुलर रिएक्शन को ही लिख लेते हैं। रिएक्शन में क्या हुआ है, CuNO3 का होल ट्वाइस। अगर हम इन्हें क्या करते हैं, हीट करते हैं, मतलब आप डेल वर्ड यूज कर दो, तो ये किन में चेंज होगा, X में, Y में, और साथ में ऑक्सीजन गैस दे रहा है। जनरली जो X रिएक्शन आप करते हो, यहां से आपको मिलेगा कॉपर ऑक्साइड, साथ में गैस निकलेगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और साथ में O2। और एक चीज जो आगे लिखना है वो क्या लिखना है, कॉपर ऑक्साइड। जो कॉपर ऑक्साइड होता है ये किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का। किस कलर का, ब्लैक कलर का। ये याद रखना होगा आपको। और जो NO2 है वो ब्राउन कलर की होती है। किस कलर की, ब्राउन कलर की होगी। और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस आपकी मिल जा रही है। जनरली आप जो ऑप्शन टिक करोगे वहां पे कौन कौन सा ऑप्शन आएगा, CuO जो ब्लैक कलर की है, और साथ में NO2 जो किस कलर की है, ब्राउन कलर की है। क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन। आगे चलते हैं। एक्टिविटी से सवाल आया हुआ है आपके। पहली ही एक्टिविटी जो मैग्नीशियम वाली है, जो गर्म उन्हें हीट करना है, जलाना है, जनरली हीट नहीं करना, कैंडल के साथ। तो हमें क्या मिलेगा, तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन द टाइप ऑफ रिएक्शन एंड आल्सो बैलेंस। आपको टाइप ऑफ रिएक्शन बताना है और उनको क्या करना है, अगर आपको रिएक्शन बैलेंस करना है तो सबसे पहले केमिकल इक्वेशन लिखना पड़ेगा उसका। और केमिकल इक्वेशन यहाँ पे आप लोग क्या लिखते हो, Mg प्लस O2, और यहाँ पे आता है MgO। जनरली आप O2 है तो 2 आएगा, और यहाँ पे आप 2 को बैलेंस कर लोगे तो बैलेंस रिएक्शन हो गया आसान। यहाँ पे 2 आपके रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं, तो कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। शाबाश। तो ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद हम चर्चा करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। व्हाइट बर्निंग अ स्ट्रिप ऑफ मैग्नीशियम रिबन, व्हाट इज द कलर ऑफ फ्लेम एंड ऑफ द एश फॉर्म्ड। जनरली क्या कलर होता है फ्लेम का, कौन सा कलर होता है, डार्जिलिंग व्हाइट कलर, व्हाइट कलर। अब आगे पूछ रहा है कि आपका जो एस बनती है, एस किस चीज की बनती है, यही MgO होती है ना, और MgO किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। शाबाश। आगे चलते हैं गुरु। इनमें दिया हुआ है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, लेकिन शर्त क्या है, बिटवीन 2 एलिमेंट। 2 एलिमेंट आपके रिएक्टेंट में होने चाहिए और वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन दिखाएं। जनरली आप आसानी से बता सकते हो Cu प्लस O2। जनरली ये क्या बनाता है, CuO बनाता है। किसी को कोई दिक्कत, अगर आप बिटवीन कंपाउंड के ऊपर जब जाओगे तो कंपाउंड का रिएक्शन कराओगे, और कंपाउंड का रिएक्शन एडिशन रिएक्शन में आपको मिल जाएगा CaO प्लस H2O, और ये जनरली बदल जाएंगे किसमें,
CaOH का होल ट्वाइस। क्लियर हो गई बातें? तो ये इस तरीके से आप सीख सकते हो। आगे चलते हैं। आगे आपका क्वेश्चन X, Y and Z are 3 एलिमेंट विच अंडरगो केमिकल रिएक्शन इन द फॉलोइंग वे। आपको ये केमिकल रिएक्शन दिए गए हैं और आपसे इन क्वेश्चन के बाद आपसे पूछा जाएगा कि किस तरीके का है ये। तो H2O3 ये रिएक्शन आप प्रोसीड कर लो। क्वेश्चन क्या है? विच एलिमेंट इज मोर रिएक्टिव आउट ऑफ X, Y एंड Z। X, Y और Z में कौन मोर रिएक्टिव है? कैसे पता चलेगा कौन मोर रिएक्टिव है? तो देखो ये इनको डिस्प्लेस किया, क्योंकि मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव कहां पढ़े थे आप? डिस्प्लेसमेंट में। वहीं आपको पढ़ाया गया था रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में आपको यह बताया गया था जो मोर रिएक्टिव होता है वो क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देगा। अगर डिस्प्लेस कर देगा तो Y डिस्प्लेस किसको कर रहा है? X को कर रहा है। पहले रिएक्शन में Y किसको डिस्प्लेस कर रहा है? यानी कि Y की रिएक्टिविटी जो होगी वो क्या होगी? ज्यादा होगी। किससे? अब यहां Z को कौन डिस्प्लेस कर रहा है? यानी कि Z से भी Y का क्या है? ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि X और Z दोनों से किसका ज्यादा है रिएक्टिविटी? Y की ज्यादा है। तो पहला आंसर मिल गया होगा कि Y जो है वो क्या है? मोर रिएक्टिव है। मोर रिएक्टिव कौन है? Y एलिमेंट हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? अब आगे पूछा है लीस्ट रिएक्टिव, कौन सबसे कम रिएक्टिव है? तो जनरली Y तो मोर रिएक्टिव हो गया। लीस्ट रिएक्टिव में आपको क्या दिखेगा? ये पहले वाले रिएक्शन में X और Z के बीच देखना है ना, तो X और Z का रिएक्शन है नहीं है, तो इस रिएक्शन को देखना ही नहीं। दूसरे वाले में Z और Y है, हमें चाहिए किसका? Z और X का चाहिए, तो इसमें भी नहीं। Z और X का यहाँ पे है। आप X डिस्प्लेस कर रहा है किसको? Z को। इसके केस में X क्या हो जाएगा? ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। तो सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन है? Z हो जाएगा। तो लीस्ट रिएक्टिव में आप किसको डाल दीजिएगा? Z एलिमेंट हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? चलिए इनका भी आंसर मिल गया। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3। आपको यहां पे रिएक्शन बताना, कोई एक ऐसा रिएक्शन होगा जो चारों रिएक्शन में से एक तो हो गया, 3 रिएक्शन से ये डिफरेंट होगा। आई बात समझ में? तो आइए जरा समझते हैं। NaCl अगर रिएक्ट करता है AgNO3 के साथ, यानी कि AgNO3 को क्या बोलते हैं? सिल्वर नाइट्रेट। तो जनरली ये जब रिएक्शन करता है तो ये AgCl और NaCNO3 बनाता है। यहां देखो क्या आयन इंटरचेंज हो रहे हैं? आयन इंटरचेंज होंगे तो ये कौन सा रिएक्शन होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट। DD आ गया। अब ऐसी केस में हम दूसरा पढ़ते हैं CaO और H2O। CaO और H2O है कौन सा यहाँ पे? एडिशन रिएक्शन ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जनरली ये कौन सा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तीसरा वाला है KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये चीज का ट्रांसफॉर्म करेगा। क्या इनके आयन इंटरचेंज हो रहे हैं? Yes, sir. अगर हो रहे हैं तो ये क्या हो जाएंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएंगे। क्या पहला वाला A और C दोनों सिमिलर है क्या? Yes, sir. दोनों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है। शाबाश। आगे D वाली कंडीशन है ZnCl2 और H2S के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है ZnS और साथ में क्या बना रहा है? 2HCl। क्या ये भी आयन इंटरचेंज हो रहे हैं? Yes. अगर हो रहे हैं तो ये फिर से क्या हो जाएगा? डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। एक बात बताओ, A कौन डिफरेंट है? A, C और D ये तीनों तो डबल डिस्प्लेसमेंट है, अलग कौन आया? B। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है एक आपका बैलेंसिंग से। बैलेंसिंग का क्या है कि Fe सॉलिड अगर रिएक्ट होता है H2O के साथ तो Y कितने H2O के साथ और कितना Fe X कितना अमाउंट में एडिशन करेगा कि आपका बनाएगा क्या? Fe3O4 और 4H2 4 हाइड्रोजन गैस। कैसे आप इनको बैलेंस करोगे? जनरली यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 8। कुल मिला के कितने हैं? आपको यहाँ पे कितने चाहिए? 8। तो जनरली Y की वैल्यू क्या आएगी? 4 हो जाएगी। अब X की वैल्यू थोड़ा सा डोमिनेट करोगे तो यहाँ पे आपका अगर 8 बना रहे हो तो ऑक्सीजन कितनी आई? 8 ऑक्सीजन बनेगी ना कि 4 बनेगी? 4 बनेगी। शाबाश। क्योंकि H2 जो है वो H के है, H के पास इंडिकेट कर रहा है कि वो 2 टाइम्स है ना कि O 2 टाइम्स है। तो O कितना है अभी के लिए? 4। और 4 अगर है तो ऑक्सीजन यहाँ पे भी कितनी है? बैलेंस है। तो अब बैलेंस अगर है तो बस नहीं बैलेंस है तो वो क्या है? Fe। और Fe अगर नहीं बैलेंस है तो कितना बैलेंस करना होगा? X की जगह क्या लिखना होगा? 3। तो ऐसी केस में रेशियो क्या आ जाएगा? 3:1।
4। और एक आखिरी क्वेश्चन आपके लिए है कि वाई वी प्लेस AgCl इन ब्लैक कलर ऑफ वाटर, क्यों इन्हें रखते हैं? तो आपने एक्टिविटी में पढ़ के रखा है कि अगर AgCl है और उन्हें क्या मिल गए, सनलाइट, बॉटल में रखते हैं, वाटर में नहीं। अब जनरली इन्हें बंद करके क्यों रखते हैं? तो AgCl अगर ये डायरेक्टली आ गया किसके फॉर्म में, HMU के रिस्पेक्ट में आ गया, तो जनरली ये क्या कर जाएगा, Ag और साथ में Cl2 में ब्रेक डाउन हो जाएगा, यानी कौन सा रिएक्शन दिखाएगा, डिकम्पोजिशन। यही डिकम्पोजिशन बचाने के लिए हम ये पर्टिकुलर रिएक्शन प्रोसीड करते हैं। क्लियर हो गई बातें? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? तो चैप्टर फर्स्ट हो चला रिवीजन। चलिए सर, मिलते